नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड में। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव और वक्त हो चला है खबर दोपहर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर में भाजपा ने नई लिस्ट जारी की है। अब पहली सूची में सिर्फ 15 उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने जारी की संशोधित लिस्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने संशोधित लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सिर्फ 15 नाम है। बता दें कि इससे पहले आज सुबह ही भाजपा ने 10 बजे 44 नामों की सूची जारी की थी। करीब 12 बजे पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से अपनी लिस्ट डिलीट कर दी। अब महज 41 मिनट बाद बीजेपी ने अपनी संशोधित लिस्ट जारी की है, जिसमें 44 उम्मीदवारों की जगह सिर्फ 15 नाम शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे जम्मू कश्मीर से, जहां बीजेपी ने आज लिस्ट जारी की थी। पहले 44 नामों की लिस्ट थी, लेकिन अब बदलकर 41 नाम ही लिस्ट में दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने नई लिस्ट जारी की। अब पहली सूची में सिर्फ 15 उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने जारी की संशोधित लिस्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने संशोधित लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सिर्फ 15 नाम हैं। बता दें कि इससे पहले आज सुबह ही भाजपा ने 10 बजे 44 नामों की सूची जारी की थी। करीब 12 बजे पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से अपनी लिस्ट डिलीट कर दी। अब महज 41 मिनट बाद बीजेपी ने अपनी संशोधित लिस्ट जारी की है, जिसमें 44 उम्मीदवारों की जगह सिर्फ 15 नाम शामिल हैं। आपको बता रहे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां बीजेपी ने आज लिस्ट जारी की, जिसमें पहले तो 44 नाम थे, बाद में बदलकर 41 कर दिए हैं और अब पहली सूची में सिर्फ 15 उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने ये संशोधित लिस्ट जारी की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने संशोधित लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सिर्फ 15 नाम हैं। बता दें कि इससे पहले आज सुबह ही भाजपा ने 10 बजे 44 नामों की सूची जारी की थी। करीब 12 बजे पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से अपनी लिस्ट डिलीट कर दी। अब महज 41 मिनट के बाद बीजेपी ने अपनी संशोधित लिस्ट जारी की है, जिसमें 44 उम्मीदवारों की जगह सिर्फ 15 नाम शामिल हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं। बीजेपी लगातार रणनीतियां बना रही है और आज बीजेपी ने जब लिस्ट जारी की तो पहले तो उसमें 44 नाम थे, बाद में एक संशोधित लिस्ट उन्होंने जारी की, जिसमें केवल 41 नाम हैं। उम्मीदवारों की जगह सिर्फ 15 नाम शामिल हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या कुछ अपडेट है? जम्मू कश्मीर में आज लिस्ट जारी की गई बीजेपी के द्वारा, उसके बाद पहले तो 44 नाम थे, उसके बाद 41 नाम कर दिए गए हैं। बिल्कुल ब्रजेश, पहले तो बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें 44 नामों की सूची थी। बाद में उन्होंने एक संशोधित लिस्ट जारी की, जिसमें 41 नाम हैं और उम्मीदवारों की जगह केवल 15 नाम शामिल हैं। बिल्कुल देखिए, पहली लिस्ट जारी करने के 2 घंटे के भीतर ही आराधना लिस्ट वापस ले ली बीजेपी ने, क्योंकि काफी विवाद हो रहा था पहली लिस्ट पर। और उसके जो दूसरे और तीसरे चरण में जम्मू कश्मीर में जहां चुनाव है, खासतौर से उन 29 सीटों के नामों को लेकर काफी विवाद था। और इसमें 2 डिप्टी सीएम, एक विधानसभा अध्यक्ष और एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, इनके नाम भी शामिल नहीं किए गए थे। और यही वजह थी कि बीजेपी को अपना पुराना फैसला वापस लेना पड़ा। पहली लिस्ट वापस ली, जिसमें दूसरे और तीसरे चरण के जो 29 नाम घोषित किए गए थे वो वापस लिए, लेकिन पहले चरण के जो 15 नाम घोषित किए गए हैं वो एज इट इज है। दूसरी लिस्ट में 15 नाम का ऐलान किया गया है। हालांकि अभी भी 28 सीटों पर, क्योंकि चुनाव है पहले चरण में और कल नामांकन का अंतिम दिन है, और ऐसे में 15 सीटें घोषित की गई हैं। और बाकी की जो सीटें हैं, 13 सीटें, उन पर भी लगभग शाम तक बीजेपी अपनी तीसरी सूची जारी कर सकती है। लेकिन आराधना, दिग्गजों को लेकर लगातार संशय चल रहा है, उलझन में है, पैच फंसा हुआ है। और यही वजह है कि कई बैठकें बीजेपी कर रही है, लेकिन अब तक नाम तय नहीं कर पाई है। बिल्कुल ब्रजेश जी, देखा जाए कि बीजेपी लगातार जो है चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और अब विधानसभा चुनाव के लिए भी भाजपा ने संशोधित लिस्ट जारी कर दी है। तो क्या कुछ तैयारियां जो है बीजेपी कर रही है? क्या लगता है कि बीजेपी का प्रदर्शन जो रहेगा इस बार जम्मू कश्मीर में वो कैसा रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने फिलहाल ये है कि वो किस तरह इंडी गठबंधन से पार पाकर ऐसे कैंडिडेटों का चयन कर सके जो इंडी गठबंधन के तमाम दल, चाहे वो पीडीपी हो, बीसीपी हो या फिर कांग्रेस हो और दूसरे निर्दलीय जिन पर बड़े चेहरे हैं, उनसे पार पा सके, उनकी काट निकाल सके। ऐसे चेहरों को मैदान में उतारना है। और यही वजह है कि 90 में से 70 सीटों पर ऐलान किया है बीजेपी ने चुनाव लड़ने का। 20 सीटों पर वो निर्दलीय चेहरों को उतारेगी और उनका समर्थन करेगी।
लेकिन सबसे पहली यही चुनौती है कि वो ऐसे नाम तय करे, और इसी में सबसे ज्यादा मशक्कत बीजेपी को झेलनी पड़ रही है। यही वजह है कि देखिए, कल आखिरी दिन है पहले चरण के नामांकन का, और अब तक सिर्फ आधी सीट ही बीजेपी घोषित कर पाई है। ब्रजेश जी, क्या कुछ नाम सामने अब तक निकल कर आए हैं कि बीजेपी किन दिग्गज नेताओं को जो है अब उतारने वाली है जम्मू कश्मीर में? तक अगर बात करें तो जो 15 नामों का ऐलान है वो बीजेपी ने यहाँ पर किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है और लगातार मांग की जा रही थी कि बाकी के दिग्गज नेता जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में चेहरा है, उन नामों को लेकर क्या होगा। सबसे बड़ी बात, सीएम जो है जम्मू कश्मीर के, और वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे डॉक्टर निर्मल सिंह, इनको टिकट नहीं दिया था। निर्मल सिंह ने 2014 में बिलावर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। वहीं एक और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को भी टिकट नहीं मिला था इस सूची में। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो किश्तवाड़ से शगुन परिहार को टिकट मिला है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी टिकट नहीं दिया गया है। तो ये 3 बड़े चेहरे जो बीजेपी का मोर्चा कश्मीर में संभाले, को टिकट न देना कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ रहा है, और यही वजह है कि दूसरी सूची यानी आधी सीटें होल्ड की गई हैं, और लगता है कि शाम तक जो नामों का ऐलान होगा, इन नेताओं को कहीं ना कहीं उन सूची में या अलग सीटों से एडजस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल राजेश जी, देखा जाए पहले ही बीजेपी का प्रदर्शन खराब हो चुका है पिछले चुनावों में कई राज्यों में, और अब फिर से बीजेपी कहीं ना कहीं गलती दोहराती नजर आ रही है। क्या लगता है? तो देखिए, पिछले चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे, 87 सीटें थी, जिसमें से सिर्फ 26 सीटें बीजेपी के पास थी। बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं था, हालांकि मिली जुली सरकार बनाई थी बीजेपी ने, लेकिन वो 1.5 साल में ही सरकार राष्ट्रपति शासन लग गया। तो अब बीजेपी चाहती है कि धारा 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने के बाद जो है 3 तलाक कानून के बाद कुछ असर पड़ेगा, कुछ वोट बढ़ेंगे। अब देखना यही होगा कि इन तमाम कानूनों के सहारे जो बीजेपी मैदान में जा रही है, जम्मू कश्मीर की जनता और खासतौर से हिंदू क्या एकजुट हो पाते हैं, और बाकी के जो खासतौर से चुनौती जो कश्मीर के किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में, क्या वहां पर बीजेपी जीत पाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी साझा करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में पहले ही सियासी घमासान मचा हुआ है, और अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने संशोधित लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सिर्फ 15 नाम है। बता दें कि इससे पहले आज सुबह ही भाजपा ने 10 बजे 44 नामों की सूची जारी की थी। करीब 12 बजे पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से अपनी लिस्ट डिलीट कर दी। अब महज 41 मिनट बाद बीजेपी ने अपनी संशोधित लिस्ट जारी की है, जिसमें 44 उम्मीदवारों की जगह सिर्फ 15 नाम शामिल हैं। साथ ही रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी वारदात, बस से 23 लोगों को उतारकर गोली मार दी गई है। गाड़ियां रोकी, आईडी चेक करके गोली मारी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब पाकिस्तान में बलूचिस्तान में रविवार रात को आतंकियों ने बस से उतारकर 23 लोगों को गोली मार दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आतंकियों ने वहां से भागने से पहले कई वाहनों को आग भी लगा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना बलूचिस्तान के मूसला खेल में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने पहले रारा शाम इलाके में हाईवे को बंद कर दिया। इसके बाद वो पंजाब से आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर पूछताछ करने लगे। बंदूकधारी हमलावरों ने पहले यात्रियों के आईडी कार्ड चेक किए, फिर गोली मारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के लोगों की पहचान कर उन्हें गोली मारी गई है। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि मरने वालों ने 3 बलूचिस्तान के लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा सभी 20 नागरिक पंजाब के रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान की एक हरकत जो है वो सामने आई है, जिसमें उन्होंने बस से उतारकर यात्रियों को गोली मारी है। बलूचिस्तान की ये बड़ी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी वारदात को अंजाम दिया है पाकिस्तानियों ने। बस से 23 लोगों को उतारकर गोली मारी है, जहां गाड़ियां रोकी गई, उनके आईडी चेक करके उन्हें गोली मारी गई है। उन्होंने देखा कि ये लोग पाकिस्तान के हैं, उनकी आईडी चेक की, उसके बाद उन्हें गोली मारी गई। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में रविवार रात को आतंकियों ने बस से उतारकर 23 लोगों को गोली मारी। ये बड़ी घटना सामने आई है। ये बड़ी वारदात पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां आतंकियों ने वहां से भागने से पहले कई वाहनों को आग भी लगा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना बलूचिस्तान के मूसा खेल में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने पहले रारा शाम इलाके में हाईवे को बंद कर दिया। इसके बाद वो पंजाब से आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर पूछताछ करने लगे। साथ ही बंदूकधारी हमलावरों ने पहले यात्रियों के आईडी कार्ड चेक किए और फिर गोली मारी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के लोगों की पहचान कर उन्हें गोली मारी गई। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि मरने वालों में 3 बलूचिस्तानी लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा सभी 20 नागरिक पंजाब के रहने वाले हैं। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां ग्वालियर के फूलबाग के पास सिंधिया राजवंश ने बनवाया ऐतिहासिक गोपाल मंदिर में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। बता दें कि राधा कृष्ण करोड़ों के सोने चांदी हीरो से जड़े गहने पहने हुए हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर यहां भारी संख्या में भक्तों का जमावड़ा लग रहा है। प्रशासन के कड़े इंतजामात भी हैं। उत्तराखंड में गैरसैंण सत्र के दौरान सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। इसी बीच अब कांग्रेस के पूर्व विधायक गणेश गोदियाल का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल गणेश गोदियाल ने बढ़ा हुआ भत्ता और सुविधाएं लेने से साफ इनकार कर दिया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि पूर्व विधायक के नाते वे बड़े भत्ते व अन्य सुविधाएं नहीं लेंगे। उन्होंने कहा है कि वह विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बड़े भत्ते और अन्य सुविधाएं न देने की मांग करेंगे। रुक करते अगली खबर का, जहां मसूरी रोड पर सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण मॉल रोड पार्क जोन की तरह लगने लगा है, जिससे लोगों में मसूरी पुलिस और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। मसूरी रोड को सुंदर और व्यवस्थित किए जाने को लेकर सरकार ने 7 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की। वहीं मसूरी रोड से पटरी व्यापारियों को भी हटा दिया है, जिससे मॉल रोड सुंदर लग सके और देश विदेश से मसूरी घूमने आने वाले पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी मॉल रोड में आराम का चहलकदमी कर सके। का दुर्भाग्य है कि सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद, मंत्री जी के अथक प्रयासों के बावजूद स्थानीय प्रशासन मसूरी की व्यवस्थाओं को बनाने में असमर्थ है। ना तो यातायात ठीक से चलता है और ना ही गाड़ियों की पार्किंग। मसूरी के माल रोड पर दोनों ओर अवैध रूप से गाड़ियां पार्क की जाती हैं, जिसमें कि होटल वालों की और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में बर्फ पिघलने से विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत से ओम गायब हो गया है। अब यहां महज काला पर्वत नजर आ रहा है। पर्यावरणविद और स्थानीय लोग वैश्विक तापमान में वृद्धि और उच्च हिमालयी क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील की ब्यास घाटी में स्थित ओम पर्वत 5,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्थित नाभि ढांग से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। रविवार को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा रामनगर पहुंचे, जहां रामनगर विधायक दीवान सिंह विष्ट, भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी समेत कई अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने धनगढ़ी और पनौद नाले का भी निरीक्षण करते हुए कंपनी के ठेकेदार को दोनों पुलों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई समझौता न करने की बात कहते हुए समय से इन पुलों को कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। इसमें रोड मार्ग में दिक्कत के कारण से लोगों की जाने भी गई, और चूंकि ये पहले काम प्रारंभ हो गया था, फिर उसके बाद इसमें एक दिक्कत ये आई कि फिर जिम कोर्ट या हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क वालों ने बोला कि भाई इसमें हमको एलिफेंट कॉरिडोर है, तो इसके लिए फिर बहुत प्रयास किया। माननीय विधायक हमारे रामनगर और हमारे सल्ट के विधायक जी ने लगातार दिल्ली में आए, हमारे मंत्रियों से मिले, और मंत्रियों से मिलने के बाद इसका रिवाइज एस्टिमेट बना, और जो कि 27 करोड़ के 2 रिवाइज एस्टिमेट बने, पनौद नाला का और धनगढ़ी नाले के। इस काम की जो स्टार्टअप है वो हमारे 7 मार्च 2024 को हमने स्टार्ट किया, और इसको हम 6 सितंबर 2025 को हम इसको पूरा कर लेंगे।
खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां अनुपूरक बजट पेश करने के बाद ऋषिकेश वापस लौटे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मौके पर बजट पेश करने और सत्र के बेहतर संचालन को लेकर कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री को बधाई दी। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 क्षैतिज आरक्षण लागू होने पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। आपदा के लिए राहत पैकेज देने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग जो भी हमारे लोग हैं यानी उत्तराखंड वासी हैं, उनके हित में क्या अच्छा हो सकता है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। पिछले दिनों 89,000 से ज्यादा 89,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हम मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था और अभी जो भराड़ीसैंण में सत्र संपन्न हुआ उसमें 5,013 करोड़ का बजट अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया। अब आप समझिए इसका यदि मैं साइज की बात करूं तो 94,000 करोड़ से ज्यादा का बजट, वार्षिक बजट एक तरह से कह सकते हैं पूरे प्रदेश के लिए, जो पहली बार इतना बड़ा बजट हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया सरकार के द्वारा। लखनऊ के नारायणपुर गांव में बदमाशों ने एक साथ 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुरा कर ले गए। इसके बाद चोर इसी गांव के अब्दुल रज्जाक के घर में घुसे। अज्ञात बदमाश चोरी का सामान लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस से मांग की। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। थाना क्षेत्र बंथरा के नारायणपुर गांव में 24/25 की रात को 4 घरों में चोरी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 305 BNS और 331 BNS के अंतर्गत मुकदमा लिखा गया है। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 4 टीमें गठित की गई हैं। SOG और सर्विलांस की टीमों को भी लगाया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। रुक करते अगली खबर का, जहां सिरोंज में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मदन मोहन सरकार मंदिर में सुबह 6 बजे प्रभात फेरी का प्रारंभ हुआ, जो कस्टम कठाली सराफा बाजार सहित मुख्य मार्गों से निकली। वहीं ठेले पर सिंहासन बनाकर कृष्ण भगवान की तस्वीर विराजित की गई। बता दें कि प्रभात फेरी का उद्देश्य आमजन को त्योहार के प्रति जागरूक करना और अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करना होता है। बता दें कि आधुनिक समय में लोग ऐसे आयोजन में शामिल नहीं होते, लेकिन सिरोंज के धर्मप्राण लोगों ने यह प्राचीन परंपरा जीवित रखी है। खबर बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र से है, जहां पुराना बस स्टैंड स्थित शराब की दुकान के बाहर 2 आरोपियों ने एक व्यक्ति पर बियर की बोतल से गर्दन और सिर पर वार कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बालाघाट जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम बगदर्रा के ग्रामीणों ने आपसी सहमति बनाते हुए गांव को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अनूठा फैसला लिया है, जिसमें गांव में शराब बेचने वाले पर 50,000 रुपये का जुर्माना और सूचना देने वालों को 10,000 रुपये इनाम देने की बात कही गई है। इसके लिए ग्राम सभा में निर्णय लेने के बाद रैली और मुनादी के माध्यम से शराब बेचने वालों को सचेत किया गया है कि जो भी गाँव में शराब बेचते पकड़ा जाएगा और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उसे पुलिस के हवाले भी किया जाएगा, जिसको लेकर रात में गांव में डीजे के साथ रैली निकालकर मुनादी कराई गई, जिसमें गांव के बच्चों से लेकर युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ बदमाशों को पुलिस प्रशासन का भी भय नहीं रह गया है। ताजा मामला भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस के साथ धक्का मुक्की का है। जीआरपी जवानों के साथ धक्का मुक्की और झूमा झटकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में देर रात पुलिस जवानों से कुछ लोग झूमा झटकी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल जीआरपी पुलिस क्लब बंद कराने पहुंची थी।
क्लब में तेज साउंड में डीजे बज रहा था। तेज आवाज में बज रहे डीजे को बंद कराने और भीड़ को बाहर कराने पुलिस पहुंची थी। इस बीच जीआरपी पुलिस से धक्का मुक्की कर दी गई। कुछ दिन पहले भी हबीबगंज पुलिस के साथ ऐसे ही क्लबों के पास मारपीट हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बाइक में घुमाने के बहाने गैंगरेप किया गया। नाबालिग समेत 2 युवकों ने किशोरी से दुष्कर्म किया। वहीं तीसरा साथी मौके पर खड़ा रहा। किशोरी की 2 सहेलियां भी उनके साथ गई थी, जो मौके से भाग निकली। पुलिस ने नाबालिग सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पीड़िता अपनी एक सहेली के घर रुक गई थी। रात को घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। उसे सहेली के घर पाकर उससे पूछताछ की। उसने घटना की जानकारी परिजनों को दी। उदयपुर थाना प्रभारी ने बताया कि थाने में 21 अगस्त की शाम दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों की खोजबीन शुरू की और तीनों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के खिलाफ धारा वीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। बालिग आरोपियों को जेल और नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। थाना उदयपुर क्षेत्र के एक पीड़िता के भाई ने आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया है, जिस पर से कि तत्काल थाना उदयपुर द्वारा इसमें विवेचना कार्रवाई की गई। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और एक अन्य आरोपी जो कि विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक है, उसे अभिरक्षा में लिया गया और उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। सर, किस प्रकार वारदात को अंजाम दिए थे? कुछ घूमने की बात सामने आई थी, घूमने जाकर के ऐसा? इसमें पीड़िता अपने परिचित के साथ मोटरसाइकिल में घूमने के लिए इसे बोलकर उसे ले गया था और जंगल में ले जाकर इसे अपने साथी के साथ मिलकर इसके साथ इस घटना को कारित किया है और इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने कार्रवाई लखनऊ से लेकर वाराणसी तक की है। कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट कराने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी हंस रंजन कुमार को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। तो वहीं इसी गिरोह के एक और सदस्य को अनिरुद्ध मोदनवाल को लखनऊ के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक के गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ के अनुसार अभ्यर्थियों को 1 लाख में प्रश्न पत्र कराने का भरोसा दिया था। आपको बता दें कि पहले दिन की परीक्षा में कुल 9 नकलची पकड़े गए थे, तो वहीं दूसरे दिन की परीक्षा में 8 नकलची पकड़े गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।